नमस्कार। आपके कॉलेज की विदुषी प्रधानाचार्य डॉक्टर कमला दुबे जी, कॉलेज की सारी सम्मानित अध्यापिकाएं, शिक्षिकागण और इस संगोष्ठी की जो प्रतिभागी हैं, हम असल में सारी गलतियों गड़बड़ी की वजह से देर में आ सके हैं, तो नाम तो देख रहे हैं लेकिन हम सबका नाम नहीं ले पाएंगे। सारी प्रतिभागियों को हम नमस्कार करते हैं और बहुत जल्दी से मानवाधिकार की बात करना चाहते हैं। मानवाधिकार का ये जो मुद्दा है ये उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी संस्कृति है। और इस संस्कृति के शुरुआत से ही किसी तरह से, जो हम सिविलाइजेशन की, सभ्यता की बात करें तो सिविलाइजेशन से विकसित होता गया, वैसे वैसे मानवाधिकार की बात बढ़ती जा रही है। सुनाई पड़ रहा है? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो ये जब से ये सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, हम लोग शुरुआत से बात करें तो कबीले में जो सरदार होता था उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार होते थे, और बहुत उससे भी पहले अधिकारों की जो व्याख्या थी, जो स्थापना थी, वो ईश्वर प्रदत्त थी। यानी आपके जन्म से आप किस जात में आए हैं, किस जात में हैं, और उससे निर्धारित होती थी। पर हमेशा शोषित और शासक, ये दो वर्ग हमेशा रहा है। उसमें शुरुआत में जो भी रहा हो, स्त्रियों की बात कभी भी अलग से नहीं होती रही है। हम अगर शुरुआत की बात करें तो मैंने बहुत सारी बातें नोट की थी, लेकिन हम संक्षिप्त होकर बोलना चाहते हैं कि 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया, उसमें जो घोषणाएं हुई, दरअसल वो मानवाधिकार की नहीं थी, ज्यादा तो वो राजनीतिक सुलहनामा था, लेकिन उसमें वो शुरुआत था मानवाधिकार की बातचीत की। वो जिसको कहते हैं प्रस्थान बिंदु था वहां से। उसके बाद बहुत सारे प्रस्थापनाएं आती रही, बहुत तरह से राजा और प्रजा का कंसेप्ट आया, जिसमें अच्छा राजा कौन होता है, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं। पर कुल मिला जुलाकर राजा हमेशा शासक रहा और प्रजा हमेशा शासित रही। अगर हम मानवाधिकार की बात करें, जो जहां से बहुत ही सबल तरीके से और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से मानवाधिकार की बात शुरू हुई, तो हम 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी, ये 200 जो साल हैं, हमारे बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें हमारे यहाँ जो क्रांतियां हुई, जो बहुत सारी इतिहास में हमारे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उनके चलते उसके बरक्स मानवाधिकार की बात बहुत बहुत तरीके से हुई। जैसे यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार होता था, या बहुसंख्यक नहीं है, अफ्रीका है वो ब्रिटिश के उपनिवेश बन गया, वो औपनिवेशिक जो पूरा का पूरा व्यवहार था, उसके चलते बहुत सारी बहस मुबासे हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी, और वो सब किताबें जो है वो आधार बनती चली गई। लेकिन फ्रांस में जो दो घटनाएं हुई 1779 के आसपास, वो बहुत, उसने दुनिया को मानवाधिकार के रिजीम में दुनिया को बहुत प्रभावित किया। वो तो एक तो था कि 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी मानव बराबर हैं, सभी को जीवन, स्वतंत्रता और प्रसन्नता से जीने का अधिकार है। बहस चलती रही, और जब 1789 में 79 में जो बहुत सारा आंदोलन हुआ, उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांस की संसद में पहली बार फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात, और वहां से हमारे प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसका कंसेप्ट आया। ह्यूमन एंड सिटीजन राइट में कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा होता है और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान है। प्रत्येक राजनीतिक दल का उद्देश्य मानव को प्राकृतिक और अहस्तांतरणीय, यानी ये जो अधिकार हैं वो आपके एक इंसान के इंडिविजुअल हैं, जो हस्तांतरित नहीं हो सकते, किसी और के नहीं है। हर मानव के मानव होने की वजह से उसके कुछ मूलभूत अधिकार हैं और वो किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं।
अधिकारों की सुरक्षा करना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा और किसी भी प्रकार के दमन और उत्पीड़न का विरोध। और यहीं से मैं बात उठाती हूँ स्त्री की कि बहुत सारी किताबें आई, बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत आंदोलन हुए, लेकिन जो जो किताबें आई जिसमें राइट ऑफ मैन, जो थॉमस पेन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, राइट्स ऑफ मैन, मानवाधिकार के विकास के क्रम में महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन उस किताब में भी स्त्री नहीं है कहीं भी। और हमारे यहाँ उसको लेकर उसके बाद से स्त्री विमर्श जब जो आंदोलन शुरू हुए, बहुत बार जब पहली स्त्री ने ये कहा कि हमारे स्त्री के अधिकार जो हैं हम अलग हैं, हमारे अलग अधिकार होने चाहिए, तो लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, उनका बहुत मजाक बनाया। लेकिन आज हम आप सब ये समझते हैं ये आंदोलन जो हुए, नारीवादी आंदोलन हुए, जो नारीवादी जो थिंकर्स हुई, उन लोगों ने जो काम किया, उन्होंने रास्ता बनाया और उसी के वजह से आज हम स्त्री अधिकारों की बात कर पाते हैं। हमारे यहाँ आजादी के ब्रिटेन में उन लोगों को मतदान का अधिकार स्त्रियों को बाद में मिला, पर हमारे देश में वो अधिकार बहुत पहले मिला हुआ था। हमारे यहाँ आजादी के बाद हमें दो पुरुषों को, दो महान विभूतियों को, महिलाओं को बहुत याद करना चाहिए, एक गांधी और दूसरे अंबेडकर। हमारे यहाँ जब ये स्त्री के जो अधिकारों की या उनकी चिंता में जो लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने बहुत परिवर्तन कराए, लेकिन कहीं ना कहीं विभेद रहा। जो लोग धर्म और अपने धार्मिक जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उनके पक्ष में थे, वो हमेशा मुखालफत में खड़े हो जाते थे और उसको लेकर हमेशा बहस होती रहती थी। तो ये आंदोलन चलते रहे। हमको भूलना नहीं चाहिए कि बहुत सारी महिलाएं, जिसमें सावित्रीबाई फुले और सरोजनी नायडू, महादेवी वर्मा, इन लोगों ने खुलकर स्त्री के पक्ष में बातें रखी। और गांधी ने ये कहा कि हम कोई भी स्वतंत्रता की लड़ाई या कोई भी लड़ाई तब तक पूरी तरह से जीत नहीं सकते जब तक हमारी आधी आबादी उसमें शामिल ना हो। यूरोपीय देशों में बात होती थी अल्पसंख्यकों की, और ये कहा जाता था, वहां राजनीतिक विचारधारा में ये बात आई कि बहुसंख्यक लोग जो है वो अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित ना करें, उनका दमन ना करें। बहुत सारे दस्तावेज आए, घोषणाएं आई। मेरा कहना यह है कि हम स्त्रियां तो अल्पसंख्यक भी नहीं है, हम तो आधी आबादी हैं। हमें मानवीय होने के सारे अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? हमारे यहाँ 1955-54 तक हिंदू कोड बिल बनाने के लिए अंबेडकर जैसे जो संविधान के नियामक थे, जो बनाने वाले थे, उन्होंने स्त्रियों के पक्ष में जो हिंदू कोड बिल बनाने की बात कही, तो उसको लेकर इतना प्रतिरोध हुआ कि नेहरू जी जो है उसको संसद में पारित नहीं करा पाए। और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अंबेडकर ने वहां से अपने कानून मंत्री के पद से और संसद से त्याग पत्र दे दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। पर वो जो उन्होंने 4 बिंदु हिंदू कोड बिल में रखे थे, उसी को 4 अलग अलग कानून बनाकर बाद में पारित किया गया, जो हमारे लिए आज भी बहुत बड़ा संबल है। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में हमारे जो संविधान है उसमें और हमारे यहाँ के कानून की जो व्यवस्था है, वो सब हमारे पक्ष में है और हम बहुत चीजों में बहुत बेहतर हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आज स्त्रियों के अधिकार क्या हैं? अगर कानून में इतना अधिकार उनको मिला हुआ है, तो भी वो आज भी बलात्कार, यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जिसकी अभी बात हो रही थी, ये सारी घटनाएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? संपत्ति में और देह पर, ये 2 चीज हैं जिस पर अधिकार उनको आज भी नहीं है। कहने की बात है कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों को अब संपत्ति में हिस्सा मिलने लगा है। पहले तो दहेज को इसी तरह कहा जाता था, उसको तर्क दिए जाते थे कि भाई स्त्री का पक्ष जो है, जो उसको और कुछ नहीं मिलता तो चलो दहेज दे दो, तो स्त्री धन था। पर अभी भी
जब भी कोई लड़की अब संपत्ति में, जमीन में, जायदाद में अपना हिस्सा मांगती है, तुरंत संबंध बिगड़ जाते हैं। हम स्त्रियां स्नेह से जुड़े हुए हैं अगर, तो हम बेहतर समझते हैं कि हम रिश्ता खोने के बजाय हम संपत्ति में हिस्सा छोड़ देंगे। चाहे वो हिंदू औरतें हो, चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों में मेहर माफ कराने का की चलन है। मेहर जो तय होता है उसके लिए धर्म में तमाम तरह की बातें कह दी जाती। कहा था कि जो औरत जो है पहले ही दिन अपने पति का मेहर माफ कर देती है, वो उसको जो है जन्नत में जगह मिलती है, खुदा उसे पनाह में लेता है। बहुत पहले, आज के कितने साल पहले जब हम बच्चे थे, नासिरा शर्मा जी ने कहानी लिखी थी। उस कहानी का शीर्षक मुझे नहीं याद है। उसमें यही था कि जो पत्नी थी उसकी शादी हुई और उसने शादी के रात ही मेहर तो माफ किया, लेकिन उसने पति को माफ नहीं किया और वहां से उसके संबंध बिगड़े। ऐसी बहुत सारी बातें साहित्य में तो हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, पर जीवन में क्या अपने आसपास, हम अपने घर में, हम पढ़ी लिखी महिलाएं, मैं कम पढ़ी लिखी अशिक्षित या कम शिक्षित महिलाओं की बात भी नहीं करती, हम शिक्षित महिलाएं, क्या हम उन सारी चीजों के बारे में सोचते हैं? हम बात कर रहे थे अभी डिफेंस की। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हर समय लड़की तैयार रहे लड़ने के लिए, एक ऐसी मानसिकता में रहे कि उसको पर्स में मिर्च लेके चलना चाहिए, उसको डिफेंस सीख लेना चाहिए, उसको बंदूक चलाना सीख लेना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ जरूर सीखें, लेकिन ये कौन सा समाज है जिसमें हमें हर पल अपने साथी के लिए तैयार रहना पड़ेगा? वो तैयारी हम कर भी लें, हम पर्स में मिर्च भी रख लेते हैं, चलो हम पिस्टल रख लेते हैं, हम पिस्टल का लाइसेंस लेके पिस्टल रख लेते हैं। आत्मबल कहाँ है? आत्मबल देते हैं अपनी लड़कियों को, जब वो समय आएगा। एक तो हर समय तनाव में रहो कि पता नहीं कब क्या हो जाए हमारे संग, पता नहीं कब कौन अपहरण कर ले, पता नहीं कब कोई हमारी मर्जी के खिलाफ मेरे शरीर को छू ले। और उसके बाद हर समय जो है, जब वो समय आया तो क्या वो तैयार थी इसके लिए? अचानक से जब दानव होके कोई पुरुष, स्त्रियों की बात जाने दीजिए, हम लोग रोज डकैती की बातें सुनते हैं सड़क में। सुबह के हमारे एक पत्रकार अभिलाष जी पिछले साल आ रहे थे, रात में लखनऊ से लौटते थे, वो गर्ल्स हाई स्कूल के पास उनको 3 लोगों ने घेर कर मारा, उनका सर फट गया, सामान तो लूट लिया, वो बेचारे तुरंत अस्पताल गए। तो पुरुष में पुरुष मानव प्रवृत्ति है तब तो ठीक है, पर अगर दानव है तो पुरुष भी कहाँ बच पाता है, सुरक्षा कहाँ कर पाता है? और उस दानवी प्रवृत्ति से लड़की को लड़ने के लिए आत्मबल हमने कब दिया? हम तो हर समय चाहते हैं कि लड़कियां अमरबेल बनी रहे, और माफ कीजिएगा, लड़कियां खुद भी नहीं चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो और कहें कि हमें इमोशनल जरूरत तो तुम्हारी है, पर बाकी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हें हमारी जरूरत है, पुरुष को जितनी जरूरत है। पर हम, हाय राम, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे? और जो लड़की शर्माती है, इतराती है, हमारे युवा साथी आज भी उन्हीं लड़कियों को बेहतर लड़की समझते हैं जो थोड़ा सा अपने इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, या अपने मन के निर्णय कर लेती या विरोध कर लेती है। उसके ऊपर हम तरह तरह के लांछन लगा देते हैं, तो बड़ी मॉडर्न है, वो तो बहुत उन्मुक्त है, वो तो बच्चलन है, चरित्रहीनता तो खैर सबसे आसान हथियार है। तो इन सब से लड़ने के लिए हमारे समाज की मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। हमें लड़कियों को नहीं, लड़कों को अब सेंसिटाइज करने की बहुत जरूरत है। हम वो कहाँ कर रहे हैं? संपत्ति की बात छोड़ दें, हम देह पे आ जाते हैं। हमारी देह पर कितना अधिकार है हमारा? यौन शिथिलता के नाम पर एक तो हर समय उत्पीड़ित हो जाने का खतरा, बलात्कार हो जाने का खतरा, उसके बाद यौन शिथिलता का इतना बड़ा बोझा स्त्री पे है, उतना बोझ उसका जरा सा भी, रत्ती भर भी बोझा पुरुष पे नहीं है। अब उसको लेकर आपके देह पर दूसरे का अधिकार, आप क्या पहनेंगी, कैसे पहनेंगी, कितना दिखाएंगी, कितना नहीं दिखाएंगी, फतवा पारित, फतवा आ जाएगा कि आपको ये नहीं पहनना है, आपको नहीं पहनना है। उसके बाद आप अपने देह पे, कब आप देह पे आपकी क्या नहीं कहने का अधिकार आपको है, कब आप माँ बनना चाहती हैं, कितने बच्चों की माँ बनना चाहती हैं। आप अगर लड़के हो गए हैं तो आपसे कहा जाएगा भ्रूण हत्या कर, अगर कन्या है तो भ्रूण की हत्या कर रही। और मुझे मालूम है, हम कितना भी दावा करें, बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों को और बहुत पढ़े लिखे घरों में मैंने कन्या भ्रूण हत्या होते देखा है। उनका नाम ले दें तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाएगा, पर खूब होता है और हम लड़कियां उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम ही हैं जो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद दो लड़की हो गई है तो लड़के के लिए तीसरा करना है,
कब करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं। स्त्री की कौन सी इच्छा पूछी जाती है। फैमिली प्लानिंग के लिए आपको अगर कोई चीज इस्तेमाल करनी, कोई तरीका अपनाना है, तो वो क्या तय, स्त्री कैसे तय करेगी, नहीं तय कर सकती है। वो भी सब कई जगह तो पूरा परिवार शामिल हो जाता है। तो ये देह पे उसकी अपनी इच्छा अनिच्छा बांझ बांझ कह के आज भी प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारा का सारा अधिकार कानून ने हमको दिया है, पर हम कहाँ बदल रहे हैं। और ये कौन सा समाज है जिसमें हर समय हमने साथ चलते हुए पुरुष से बच के रहना होगा, हर समय हमें हर एक सतर्क मोड में रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ इतनी बातें हो रही हैं, जितनी बातें हो रही हैं उतना ही हमें तो लगता है कि हम प्रतिगामी विकास कर रहे हैं स्त्री के संदर्भ में। बहुत सारे देशों ने प्रतिगामी का कदम उठा लिए हैं। बहुत सारे देशों में जो प्रगतिशील देश बनते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करने वाली महिलाओं का जो अधिक जो विशेष उनको प्रावधान मिले थे, उनको वापस ले लिया है। मात्र मैटरनिटी लीव की बात, दूसरी बातें कहते हैं कि अब जब इक्वलिटी की बात है तो आप ये सब क्यों लेंगी। तो वो प्रतिगामी कदम चल रहे हैं। हमारे यहाँ हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। सब जगह जहां पर पुरातन पंथी सोच है, जिसपे हमको गौरव होता है कि ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसको लेकर हम उसको आरोपित करना चाहते हैं। और हम पीछे से अब दोबारा से पीछे की ओर जा रहे हैं। और लड़कियों से कहा जा रहा है, जब कोई घटना हो जाती है तो उससे कहा जा रहा है कि तुम घर में क्यों रहती हो, तुम शाम को घर से क्यों निकली। अभी पार्क रोड पे एक लड़की, मध्यम वर्ग की लड़की रही होगी, साइकिल से आ रही थी, कोचिंग से पढ़ के आ रही थी। तो वो जब आ रही थी तो मोटरसाइकिल से 3 जने आए और उन्होंने उसके संग बदतमीजी की और वो घायल हो गए, अस्पताल ले जाना पड़ा। अब आप जो समाज सुधारक है, वो पूरा आरोप उन्होंने उस लड़की पे डाल दिया, ये कह के कि वो शाम को चली ही क्यों, वो साइकिल पे चली ही क्यों, अकेले चली ही क्यों, वो कोचिंग ही करने क्यों गई, तो पढ़ाई ही ना करे, वो घर ही में बैठी रहती। तो अधिकार हमको कानून ने बहुत दिए हैं, हमको हमारे संविधान ने, अंबेडकर जी ने जो दिया है वो बहुमूल्य है, पर उसका मिसयूज भी होता है, ये एक सच है। पर हम सही सही उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो अभी भी मानवाधिकार की जब हम बात करें, बहुत बार होता है, हम आजकल सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को इस बात पे आपत्ति हो जाती है, हमारी बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारी बेटियों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारी बेटी ने ये किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब आप बेटी कहते हैं तो आप तुरंत अपने डैने के अंदर उसको ले लेते हैं ना, आप अभिभावक बन जाते हैं, तुरंत अभिभावक बन जाते हैं। तो हम अब रहेंगे आप ही के अम्ब्रेला के नीचे, आप कुछ भी कर लीजिए। आप लड़कों को तो नहीं कहते हैं कि हमारे बेटे बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बेटे बहुत अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। तो आप बेटियां कह के उनको अपने छाते के नीचे ही रखेंगे, उनको एक स्वतंत्र इकाई नहीं मानेंगे। एक स्वतंत्र इकाई है वो, तो आप उसको हमारी लड़कियां कर रही हैं। अब बेटी बेटी मतलब रिश्तों में बांध के ही आप इज्जत देने के हम आदी हैं। हम बहन बहन, हम माताएं मानते हैं, हम औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, उनको माता मानते हैं, ये सब हमारी बहनें हैं। अरे भाई, कुछ लड़कियां प्रेमिका भी हो सकती हैं, कुछ लड़कियां जो है पत्नी भी बनेंगी। हर लड़की आपकी सहभागी, आपकी सहपाठी हो सकती है, कोई लड़की आपकी सहकर्मी हो सकती है। क्या जरूरी है कि हर समय हम राखी बांधे रहें, हर समय हम भाई बहन बने रहें। ये सुरक्षा कवच हम क्यों पहनाते हैं लड़कियों को, ये सारा कुछ सोचने की जरूरत है। और हमें समझना पड़ेगा कि औरत को जिस दिन हम मानेंगे कि एक मानवीय इकाई है, हम बहुत तारीफ करके में बहुत बार बोलते हैं हमारी लड़कियां क्या, हमारी औरतें क्या नहीं कर रही हैं, वो हवाई जहाज चला रही हैं, वो डॉक्टर बन गई हैं, वो इंजीनियर बन रही हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर तो खैर उनके लिए पुराना पारंपरिक बहुत अच्छा रोल माना जाता था, टीचर और डॉक्टर। मैं ये पूछती हूँ, मेरा ये सवाल है कि अगर कोई स्त्री ये सब नहीं है, वो खाली गृहिणी है, खाली मजदूर है, खाली वो लेबर का काम करती है, तो वो इज्जत की पात्र नहीं है, उसका अधिकार नहीं है कि उसे गरिमा मिले। हमारी संस्कृति में कुछ बातें अच्छी हैं, हमारे यहाँ तो जानवरों को भी कहते हैं कि उनको भी जो है कष्ट मत दीजिए, उनका भी उत्पीड़न मत करिए। और हमारी एक बहुत पशु प्रेमी एक मित्र है, जो मर रहा था कुत्ता, उसको उठाकर कीचड़ से उठाकर उसने लाकर सही जगह पे धो धा के रखा, और वो मरने वाला था। तो हमने उससे सवाल किया कि आखिर को तो मर रहा था, तुम कीचड़ में जाकर उसको उठा के क्यों लाई। तो उसने कहा कि लेट हिम हैव अ डिग्निफाइड डेथ। इवन एक डिग्निफाइड डेथ की बात, और हम एक डिग्निफाइड जीवन की बात नहीं कर पा रहे हैं। गरिमामय जीवन जो अधिकार है, भूख, प्यास, खाना, मकान, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
परिवहन, सारी चीजें हैं उसके संग, और उसके संग गरिमा जोड़ दीजिए। गरिमा देना बहुत जरूरी है। वो मजदूर हो, रिक्शे वाला हो, सड़क पे चलता हुआ इंसान हो, कोई औरत हो, हमें, अगर हम शिक्षित हैं, हम मानवीय हैं, तो हमें उसको एक मानवीय इकाई के रूप में, एक मानवीय का सम्मान का जो अधिकार है, बाकी सारे अधिकारों के संग। अभी हमारे इतने सारे गरीब मजदूर वहां से प्रवास पैदल चल चल कर घर कर वापस आए हैं, वो सब के सब कितने सम्माननीय हैं। क्या हम में इतनी इतनी हिम्मत थी, हम चल सकते हैं इतना? बच्चे लेकर, बच्चे को सूटकेस में सुलाकर, और लड़की साइकिल चलाकर अपने पिता को बैठाकर घर चली आई, लेकर चली आई पटना। क्या हिम्मत है, क्या जीवट है! क्या हम उन्हें सलाम करते हैं? क्या हम उनको सम्मान करते हैं? खाली कह देने से, और खाली टेक्स्ट में पढ़ा देने से, और सारे अधिकार संविधान में संवैधानिक रूप से दे देने से, कानून दे देने से, वो भी जरूरी है, पर उससे बहुत जरूरी है कि हम मानसिक रूप से अपने समाज में एक बदलाव लाएं। हम अपने आप समझें कि मानवीय होने से उसके वो सारे अधिकार हैं जो एक पुरुष को मिलते हैं। वो चाहे संपत्ति हो, वो चाहे इच्छा अनिच्छा हो, वो चाहे जो है पढ़ना लिखना हो, रुचि का काम करना हो, और उसका थोड़ा सा स्पेस भी। अगर कोई गृहिणी ये कहती है कि इतने समय हमको अपना समय चाहिए, तो समय पे भी उसका अधिकार होना चाहिए। इतनी सारी महीन बातें हम शिक्षित होने के नाते, क्योंकि मैं एक शिक्षित फोरम को एड्रेस कर रही हूँ, इसलिए मैं ये बातें कह रही हूँ कि हमें बहुत महीन तरीके से अधिकार की बात सोचनी होगी। जो सास हैं वो अपनी बहू के संग अब हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत परिवर्तन पढ़ी लिखी औरतें कर रही, बहुत अच्छी सासें हो रही हैं, पर उससे उलट क्या हो रहा है, लड़कियां जो है, जो अधिकार मिल रहा है उसका मिसयूज कर रही हैं। वो जो कुछ उनको करना चाहिए वो भी छोड़ दे रही हैं। ये एक अधिकारों का मिसयूज है कि हमारा जो फर्ज है, क्योंकि आपके फ्रीडम में एक सिक्के का दो पहलू है। जहां आपको फ्रीडम दी जा रही है वहां आपके अधिकार भी हैं। जहां आप अपने प्रिविलेज लेना चाहती हैं वहां आपको दूसरे के लिए करना भी है। बिना किए तो जीवन में कुछ नहीं मिलता है, प्यार भी नहीं मिलता है। प्यार के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है। हम वो करना छोड़ दे रहे हैं। हम सिर्फ पाना ही चाहेंगे और देंगे नहीं, तो हम सम्मान के भी अधिकारी नहीं होंगे। और बाकी अधिकार तो हमें लेने में अभी बहुत स्ट्रगल है, अभी बहुत लड़ना है, अभी दिन भी बहुत दूर है, और हमें बहुत काम करना है। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगले वेबिनार के लिए हमको तैयार होना है। कमला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित रही। नमस्कार। आपका हमने बिना आपके पोर्टल पे दिखे स्वागत कर दिया। मैंने सोचा आप दिख नहीं रही हैं, मगर होंगी। बाद में हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि आपको देख पाए, वो देख नहीं पा रहे थे। स्वागत है, आप स्वागत करती हैं, हमको मालूम है, हमारे मन के तार जुड़े हुए हैं। मुझे आप लगभग पूरा ही सुना, आपको हमने बीच में थोड़ा सा साइन वाइन करना था तो इसलिए आ गए। सारे आपने बहुत हमको सुनाए, क्या करनी है, बस आप सुन रही हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। हम लोग बात करते रहे हैं और संवाद बना रहेगा। मैं रिटायर हो गई हूँ, अब समय ही समय है। आप जब बुलाएंगी, जब कहेंगी तब बोलूंगी। धन्यवाद।